बेसिकली जो हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है, यानी हमने वेबसाइट को ही ऑप्टिमाइज करना है सर्च इंजन्स के लिए, और गूगल हमारे पास मेन सर्च इंजन है। एसईओ का मतलब ही है कि आप गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कि लोग जब सर्च कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करे, गूगल के ऊपर नजर आए हमें। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें देखना किस चीज़ को है, वेबसाइट को है। सो अगर आप एसईओ ऑप्टिमाइजर हैं तो आपको कहा जाएगा भाई वेबसाइट को आपने ऑप्टिमाइज करना है, तो लाजमी बात है, हमें समझ में आती है बात कि भाई इसका मतलब तो यही है कि भाई वेबसाइट में कुछ एडिट करना है तभी ऑप्टिमाइज होगा ना। वेबसाइट को एडिट किए बगैर तो ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। यानी हमें थोड़ी सी नो हो, थोड़ी सी का मतलब है कि इतनी नो हो होनी चाहिए कि हम किसी भी वेबसाइट को, कोई भी हमारे पास वेबसाइट आए, हम उसके कंटेंट के अंदर एंटर हो सकें, और उसमें अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन खुद करना चाह रहे हो ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से वो कर सकते हो, और कुछ रिकमेंडेशंस भी हम दे सकते हो जो डेवलपर को दें कि भाई ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, इसको इस तरह कर दें। सो हमें ये बिल्कुल नहीं समझना ये मॉड्यूल करते हुए कि हम डेवलपर बनने जा रहे हैं, बल्कि वेब डेवलपमेंट एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम इस काबिल हैं कि हमें ऑप्टिमाइजर्स को इस काबिल होना है कि हम किसी भी वेबसाइट को जब मेरे पास आएगी, चाहे वो वर्डप्रेस में आए, विक्स में आए, शॉपिफाई में आए या कोडिंग में आए, तो हम उसे खोलें, उसमें जहां चेंजेस करना चाहते हो वहां पर उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, इट इज कॉल्ड वेबसाइट एडिटिंग। अब हम एक वेबसाइट खोलते हैं, साथ में मैं थोड़ा सा आपको पहले बताता हूं कि हमारी क्या ग्राउंड स्ट्रांग होनी चाहिए। और ग्राउंड स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आफ्टर लेक्चर जब हम डिस्कशन कर रहे हो तो वाकई उन चीज़ों के ऊपर हमारी ग्राउंड स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए मैं उन्हें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज हम उनको स्किप भी कर दें तो कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ होस्टिंग, व्हाट इज़ डोमेन। क्योंकि जब आप डिजिटल मार्केटर हैं तो इसका मतलब है आप बिजनेस कर रहे हो ना, अपना बिजनेस कर रहे हो। तो जिस बंदे ने आपसे ऑप्टिमाइजेशन करवानी हो सकता है उसने वेबसाइट भी बनवानी हो सकता है उसने होस्टिंग भी लेनी हो सकता है उसने डोमेन भी बाय करनी हो, सब कुछ उसे चाहिए हो, उसने कंटेंट भी लिखवाना हो, उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करनी हो, उसे अपनी वीडियोस भी बनवानी हो, तो बहुत कुछ उसे करना पड़ सकता है। तो अगर हम किसी चीज़ में स्किल्ड नहीं होंगे तो हम तो उसको कैप्चर भी नहीं कर सकेंगे उस क्लाइंट को। यानी एज ए डिजिटल मार्केटर, बेशक हम वेब डेवलपर भी नहीं हैं, लेकिन हमें एज ए डिजिटल मार्केटर ऐसा रिस्पॉन्स देना है कि हम पूरी वेब डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट आ जाए डेवलपमेंट का, डिजिटल मार्केटिंग का, और उसमें से हमें पता लगे भी डेवलपमेंट तो हम नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं है, हम करवा तो सकते हैं किसी से ना, लेकिन हमारी इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि हम उसकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकें कि वो क्या बनवाना चाह रहा है, और आगे से फिर हम कम्युनिकेट करके वो चीज़ उसे बना कर दे दें। ठीक है, अब वो मेरा जनरेटर चलता है ना, तो फिर आगे से बात शुरू करते हैं। दो चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, अभी लाइट आती है, स्क्रीन पे आकर देख लेते हैं, डोमेन को और होस्टिंग को, कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है, और जिसे डिस्कस करने के बाद हम वेबसाइट पर जाएंगे। हमारी कोई वेबसाइट जो होती है हम उसे कैसे खोलते हैं? कोई भी वेबसाइट आपने खोलनी हो, डायरेक्ट वेबसाइट को हम किस तरह खोलते हैं? वेबसाइट क्या होती है? गुड, ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना, किसी भी वेबसाइट को हम कैसे खोलते हैं? www आगे जो भी उसका नाम है, xyz.com, abc.com, जो भी नाम है उसका, तो इस तरीके से हम उस वेबसाइट को खोल लेते हैं। तो इसका मतलब है हम उसको नाम से खोलते हैं, ऐसे है ना, हम किसी भी वेबसाइट को उसके नाम से खोलते हैं डायरेक्टली जब खोल रहे हो। सो ये जो वेबसाइट का नाम है इज कॉल्ड डोमेन। जो वेबसाइट का नाम होता है वो क्या होता है? डोमेन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने कोई वेबसाइट बनवानी है तो उसके अंदर हमें तीन चीज़ें हैं, तीन फैक्टर्स हैं उस वेबसाइट में। पहला क्या है कि वेबसाइट कैसी होगी, कैसी दिखेगी, कैसी नज़र आएगी। इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी किसी डेवलपर की जो मुझे वेबसाइट बना कर देगा। अब वो जब वेबसाइट बना रहा होगा तो वो तो अपनी साइट पे बैठ के बना रहा होगा, जब वो बना कर दे देगा तो मुझे हैंड ओवर करेगा, बेशक अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर से उन चीज़ों को इरेज कर दे,
फिर वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी। अब उसको मैंने अपने कंप्यूटर पे तो नहीं चलाना, ठीक है ना, हमने उसे अपने कंप्यूटर पे तो नहीं चलाना। बेटा जरा करीब आ जाओ, फर्स्ट डे आपका, करीब आ जाओ। फर्स्ट डे वालों को वैसे ही बहुत करीब बैठना चाहिए, ठीक है। चेयर लेके घसीट के आगे ले आओ बस, ठीक है। अब वो जब वेबसाइट मेरे पास आ गई, मतलब उसने तो बनाकर दे दी, उसका काम खत्म हो गया, मैंने उसे बनवा ली, वेबसाइट मेरे पास आ गई, मैंने फाइनल भी कर दिया, ओके है भाई। अब मुझे क्या करना है, उस वेबसाइट को लाइव करना है। अपने लैपटॉप में तो नहीं रखना, अपने कंप्यूटर पे भी नहीं रखना, उसने तो मुझे वहां से बनाकर दे दिया है। मे बी उसने किसी ऑनलाइन टूल से बनाकर दी हो, मे बी उसने ऑफलाइन प्रैक्टिस में बनाकर दी हो, जैसे भी बनाकर दी है, उसने मेरे हवाले कर दी वेबसाइट, मैंने उसे पे कर दिया। अब अगला काम क्या है, अगला काम यह है कि मैंने वेबसाइट को लाइव करना है, वेबसाइट को नाम असाइन करके उसमें अपनी वेबसाइट को अपलोड करना है ना। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, वेबसाइट का नाम चाहिए। तो वेबसाइट का मुझे नाम खरीदना है, ठीक है। वेबसाइट का नाम खरीदने को हम कहते हैं, हमने डोमेन परचेज करनी है। जी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, हौसले से बैठना है, ठीक है। मुझे भी सांस लेने देना, खुद भी सांस लेना, ठीक है, तो मैंने सांस ले लेके बताना है आपको। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डोमेन बाय करनी है, ऐसे ही है ना। यानी अब आपको पता लग गया व्हाट इज डोमेन, समझ आ गई डोमेन क्या है। हमारी वेबसाइट का नाम है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, कि भाई लोगों ने हमारी वेबसाइट तक आना है तो कैसे आएंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी कंट्री में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, तो हम ये कह रहे हैं हम ऑनलाइन अपनी वेबसाइट रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं किसी खास नाम के साथ। एक तो उसका फायदा हमें क्या होगा कि कोई दूसरा वो नाम नहीं ले सकेगा बाद में, क्योंकि हमने रजिस्टर करवा लिया। अगर मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट का नाम है xyz.com, तो जितना मर्जी कोई जोर लगा ले, जब मैं वो परचेज कर चुका हूं, बेशक वो जितने मर्जी डॉलर्स दे दे, वो उसको दोबारा नहीं मिल सकती। जैसे लीगली यहां पर कोई बिजनेस रजिस्टर हो जाता है तो आप दोबारा से उस नाम को बाय नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, अनटिल के वो उस नाम को छोड़ कर ना चला जाए, ठीक है। ऑनलाइन में ये होता है कि अनटिल वो उस नाम को छोड़ ना जाए। छोड़ने का क्या मतलब है, हमने नाम खरीदा है, जब डोमेन का नाम खरीदा है तो उन्होंने हमें नाम दिया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद हमें उन्हें फिर बताना है कि जनाब हमें अगले साल के लिए भी ये चाहिए, फिर हम उन्हें पे करेंगे, फिर वो दूसरे साल में भी मिल जाएगा। मैं चाहूंगा तो मैं 5 साल के लिए डायरेक्ट भी ले लूंगा, मैं चाहूंगा तो मैं 7 साल के लिए डायरेक्ट भी ले लूंगा, लेकिन फिर भी इतनी देर के बाद तो उसने एक्सपायर हो जाना है, इतनी 7 साल के बाद तो एक्सपायर होगा। तो 7 साल के बाद अगर मैं वो नाम नहीं लेता तो वो फिर ओपन हो जाएगा, फिर तो उसे कोई ले सकता है क्योंकि मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन जितनी देर मैं उसको परचेज करके रखा हुआ है अपने पास, वो मेरा नाम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले हमने वेबसाइट बनवाई, ठीक, वेबसाइट के बाद हमने अपना नाम लिया, यानी अब हमें यह भी डिसाइड करना है भाई मेरी वेबसाइट का नाम क्या होगा। हम कोशिश की क्या करेंगे कि भाई मेरे वेबसाइट का नाम मेरे बिजनेस के साथ ही हो, जिस तरह का मेरा बिजनेस है उसी तरह का नाम हो मेरा, ठीक है। तो अब दूसरे मरहले में हमने क्या कर लिया, नाम खरीद लिया। अब नाम तो खरीद लिया, अब हमने कहा भाई www.xyz.com, ये तो नाम है, स्पेस तो नहीं है, मतलब ये जगह तो नहीं है, ये तो सिर्फ नाम है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमने लैपटॉप खरीद लिए और हार्ड डिस्क नहीं खरीदी, तो आप लैपटॉप में विंडो तो नहीं इंस्टॉल कर सकते ना, उसमें हार्ड डिस्क ही नहीं लगी हुई, हार्ड डिस्क भी लेनी पड़ेगी आपको स्पेस के लिए। इसी तरह जब आपने अपनी वेबसाइट को लाइव करना है तो हमें स्पेस भी परचेज करनी है। स्पेस परचेज करने को हम बोलते हैं होस्टिंग, यानी उसके लिए क्या टर्म यूज होती है कि हमने होस्टिंग बाय करनी है। होस्टिंग बाय करने का क्या मतलब है कि हमें ऑनलाइन स्पेस मिल रही है। अब ऑनलाइन स्पेस कैसे मिलेगी, बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे आप ऑफिस सेंटर में जाएं और किसी को कहें हार्ड डिस्क लेनी है, वो आपको कहेगा भाई 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी है, 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी है, 800 GB की हार्ड डिस्क भी है। तो क्या फर्क होगा इनमें, प्राइस का फर्क होगा। जो कम स्पेस होगी वो चीप होगी, जो ज्यादा स्पेस होगी उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसी तरह जब हम होस्टिंग परचेज करने जाएंगे तो उसके भी पैकेज होंगे कि भाई आपको कितना पैकेज चाहिए, कितनी स्पेस चाहिए जिसमें आपने वेबसाइट लगानी है, तो उसके हिसाब से हमने उनको पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऑनलाइन 2 चीजें खरीदनी है। पहले हमने एक बंदे से वेबसाइट बनवाई है, वो एक अलग बात है, फिर हमने कंपनी से होस्टिंग ली है और डोमेन परचेज किया। अब मैं उस डोमेन को अटैच कर दूंगा, यानी उस नाम को जोड़ दूंगा किसके साथ, होस्टिंग के साथ।
नाम को जोड़ दूंगा होस्टिंग के साथ कि भाई ये वाला जो नाम है इस होस्टिंग के लिए है। यानी मैं जब xyz.com लिखूं और मैंने एक होस्टिंग परचेज की और सपोज कर लेते हैं 1 GB की, तो उसने क्या किया, इन दोनों को आपस में अटैच कर दिया। और अब मैं इस होस्टिंग में जब अपनी वेबसाइट को अपलोड करूंगा तो बेसिकली उस नाम से मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, क्योंकि हमने वेबसाइट के नाम को, डोमेन को होस्टिंग से जोड़ दिया हुआ है, होस्टिंग में हमने वेबसाइट रख दी है। तो जब हम xyz.com लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली मेरी वेबसाइट खुल रही है। समझ आ गया व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन एंड होस्टिंग। यानी ये बात अब समझ सबको आ गई कि भाई अगर आप वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं तो सबसे पहला मरहला क्या है, हमें डोमेन देखनी है कौन सी लेनी है, हमें होस्टिंग देखनी है कितनी लेनी है। आपने डोमेन परचेज करनी है या आपने होस्टिंग परचेज करनी है तो ये आपको ईयरली बेसिस पर मिलती है। ठीक है, ईयरली बेसिस का क्या मतलब है कि एनुअल होगी। वो कहेंगे भाई ये आप होस्टिंग ले रहे हो, ये 1 GB की होस्टिंग है, इसकी ईयरली जो प्राइस है वो 8000 है। 8000 का मतलब जैसे ईयर कंप्लीट होगा वो मुझे फिर कॉल करेंगे कि आपकी होस्टिंग एक्सपायर हो रही है, अब दोबारा से 8000 रुपीज़ दें ताकि हम उसको रिन्यू कर दें और साथ आपकी डोमेन को भी रिन्यू कर दें। अगर हम एक ही कंपनी से होस्टिंग भी ले लें और डोमेन भी लेना चाहें और .com, अब ये डोमेन क्या होती हैं, डोमेन की एक्सटेंशन होती है ना, मतलब क्या होता है yahoo.com, ठीक है, stars.edu.pk, peaksolutions.edu.pk, dckitchen.org, मतलब अब मैं मुख्तलिफ नाम ले रहा हूँ ना, किसी के एंड पे क्या लगा हुआ है, org लगा हुआ है, किसी के एंड पे क्या लगा हुआ है, com लगा हुआ है, किसी के एंड पे क्या लगा हुआ है, edu.pk लगा हुआ है। सो मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं एंड के ऊपर। ये एक्सटेंशन हैं डोमेन की। इनमें जो सबसे पॉपुलर और अच्छी एक्सटेंशन होती है वो कौन सी होती है, ये रिकमेंडेड होती है। लेकिन ये .com रिकमेंडेड होने का मतलब ये नहीं है कि अब मिसाल के मेरा एक बिजनेस है और उस नाम को पहले ही कोई ले चुका हुआ है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो नहीं ले सकता ना उस नाम को, दोबारा से परचेज तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब या तो मुझे नाम चेंज करना पड़ता है या मुझे .com से निकलकर org में आना पड़ जाएगा, एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ जाएगी। लेकिन जब हम SEO की बात करें तो SEO जो है ना वो रिकमेंड कर रहा होता है कि भाई .com को मैं ज़्यादा वेट देता हूँ, ठीक है, लेकिन बाकियों को भी वेट मिलता है मगर .com को ज़्यादा मिलता है। इसी तरह जब आपकी लोकल डोमेन होती है, लोकल बिजनेस है आपका, जैसे मैं कहूँ मेरा बिजनेस पाकिस्तान में है, मतलब मैं कहता हूँ मेरी एक शॉप है जिसमें मैं चीज़ें बेचता हूँ, ठीक है, और उसका नाम है स्मार्टिफाई। अब मैंने उसका नाम पाकिस्तान में ही चीज़ें बेचनी है सपोज किया हुआ है, तो मुझे smartify.com लगाने की से बेहतर है कि मैं क्या रखूँगा smartify.pk, क्योंकि एक तो पता भी लग जाएगा ये पाकिस्तान की वेबसाइट है। तो जो लोकली बेस्ड वेबसाइट हो तो उसके साथ हम pk की डोमेन को भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। .com यूज़ करना चाहें .com भी यूज़ कर सकते हैं। .com की जो डोमेन होती है, आप जब होस्टिंग परचेज करते हैं तो होस्टिंग कंपनीज कहती हैं कि भाई आप हमसे अगर .com की डोमेन लेंगे तो हम आपको होस्टिंग के साथ फ्री देंगे, यानी .com आपको फ्री मिल जाती है। अदरवाइज मेरी अभी एक डोमेन का रिन्यूअल आया हुआ है, वो शायद 3000 का या 3500 का, तो अगर अकेले से मैं डोमेन लूँगा तो इतने में सिर्फ मुझे डोमेन को ही 3 to 4000 में बाय करना होगा या रिन्यू करना होगा। इसी तरह जो होस्टिंग पैकेजेस जो होंगे वो भी वेरी कर रहे होंगे कि मुझे कितनी स्पेस लेनी है और उसके अंदर क्या फीचर लेने हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लैपटॉप लेना चाहते हो, मार्केट में आप समझो होस्टिंग खरीदने का मतलब है कि आप लैपटॉप ले रहे हैं, तो लैपटॉप आपको 8000 का भी मिल जाता है शायद, है ना, हल्का फुल्का सा लाइट सा, जिसमें आजकल कुछ काम नहीं आप कर पाएंगे, और आपको लाख का भी मिल जाएगा, 2 लाख का भी मिल जाएगा, 60 का भी मिल जाएगा, 70 का भी मिल जाएगा, 4 लाख का भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, होस्टिंग में भी ऐसे ही पैकेज है कि भाई आपको पैकेज कैसा चाहिए, अच्छे वाला पैकेज चाहिए तो एक्सपेंसिव होगा। जो आइडियली अच्छी होस्टिंग होती है वो अबाउट 8 to 10,000 में ईयरली बेसिस पर हमें मिल जाती है। जो अगर लाइट वेट होस्टिंग आपने लेनी हो, ठीक है, तो आपको 5000 की भी मिल जाती है। तो मतलब ये होस्टिंग के मुख्तलिफ पैकेज हैं जो हम ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं। और मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो होस्टिंग की फैसिलिटीज़ हमें दे रही होती हैं। उनमें IT लिंक का एक नाम है, वेबसोल का एक नाम है, मैं कंपनीज के नाम ले रहा हूँ, ये सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ, नेम चीप का नाम है, सर्वर सी का नाम है, इजी होस्ट का नाम है, बहुत सारी कंपनीज हैं। गूगल पर सर्च करें। अब आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, अब आपको सर्च करना आना चाहिए, मतलब आपको सर्च करना आना चाहिए, यानी आपको क्या ढूंढना है तो उसे कैसे ढूंढना है, कोई चीज़ चाहिए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आप अच्छी सी होस्टिंग की कंपनी ढूंढ रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, बजाय इसके कि आप बंदों को ढूंढें और उसे कि मुझे होस्टिंग ले दो, ज़्यादा मुनासिब नहीं। कि आजकल तो आपको पता है एफिलिएट मार्केटिंग का दौर है, आप किसी को भी कॉल करोगे उसके पास चीज़ नहीं भी होगी तो वो किसी और से लेकर दे देगा, उसमें वो कमीशन लेगा अपना।
तो ज़्यादा अच्छी बात नहीं कि हम डायरेक्ट उसी से लें जिससे हमने खरीदना है, ठीक है, अगर उसकी कोई हमें फेवर हो तो मिल जाए। अच्छा, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग में और लोकल मार्केटिंग के कमीशन में बहुत फ़र्क है। मतलब मैं ये किसी दुकान से लाऊं और आपको बेच दूं, मैं लेकर आऊँ 500 रुपये का और आपको बेच दूं आगे से 700 रुपये का, ठीक है, तो मैं अब करके आ रहा हूँ 700 का बेच रहा हूँ ये, और जब शॉप से मैं लेकर आया हूँ तो 500 का बिक रहा है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जहाँ से मर्जी खरीद लो, चाहे एफिलिएट मार्केट के थ्रू ही खरीदोगे आप, फिर भी आपको ये कितने का मिलेगा, 500 का ही मिलना, दोनों जगहों से ही 500 का मिलेगा, लेकिन वो कंपनी वाले आपको शेयर देंगे। समझ आ गई बात की? ये है एफिलिएट मार्केट, ये है ऑनलाइन मार्केटिंग। लेकिन लोकल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। लोकल मार्केटिंग में तो क्या होता है, कोई चीज खरीदता है 10 रुपए की, उसको बेच देगा 12 रुपए की, तो ये लोकल मार्केटिंग में कमीशन इस तरह ले रहे होते हैं। लेकिन जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है उसमें ऐसे कमीशन नहीं लिए जाते, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या करना आना चाहिए, हमें सबसे पहले सर्चिंग करनी आनी चाहिए, हमें सबसे पहले ढूंढना आना चाहिए कि हम क्या ढूंढना चाहते हैं। हमें इतना पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, और जो चाहिए वो कैसे मिलेगा, उसे किस तरीके से हम लोगों ने सर्च करना है, ठीक है। चलो इधर आते हैं जरा। अगर आप देखें तो मैंने एक वेबसाइट खोली भी हुई है जिसका नाम वेबसोल है। ये भी मैंने भी नाम दिया था ना, वेबसोल भी एक होस्टिंग कंपनी है। इसके पास मेरे अकाउंट्स, काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं इनके पास मेरे, दूसरी कंपनीज में भी होंगे, सर्वर सी में भी बना होगा अकाउंट, मतलब मुख्तलिफ है। गोडैडी हमारे पास मौजूद है, कितनी सारी वेबसाइट्स है। अब मैं कहता हूँ मुझे ढूंढनी है, देखिए अब मैं क्या आपको बता रहे क्या लगूँ, पहले सबसे पहले कि आपको ढूंढना आना चाहिए कि आप क्या ढूंढना चाह रहे हो, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भाई अच्छी अच्छी कंपनियां मुझे देखनी है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ हाई PR। अब मैंने एक टर्म इस्तेमाल की है PR, हाई का मतलब ज्यादा, PR का मतलब पेज रैंक, ठीक है। तो मैं कहता हूँ हाई PR यानी कि हाई पेज रैंक वाली होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, लिख दिया जी, आगे नीचे लिखा हुआ। अब ये देखें एड्स भी आ रहे हैं, ये गूगल ऐड चल रहा है, ये हमारा मॉड्यूल है, ये अलग से हमने पढ़ना है कि गूगल ऐड क्या होता है, कैसे लगाते हैं। आपको भी गूगल ऐड लगाना आएगा कि अगर आप भी गूगल ऐड एडवर्टीजमेंट के, जिसे कहते हैं ना PPC, पे पर क्लिक एड्स, ये वो होते हैं, ठीक है। ये आपके कोर्स में शामिल है, लेकिन इस मॉड्यूल में नहीं है, ये अलग मॉड्यूल है, वो अलग मॉड्यूल है, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए ज़रा, कुछ के नाम आ गए नीचे, और नीचे आए जी टॉप 5 बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनीज इन पाकिस्तान। अब ये लोगों ने मुख्तलिफ लिखा हो सकता है, अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है, ये ले लेते हैं, ये इसको मैं खोल देता हूं। अब आपने इनको विजिट करना है और देखना है भाई किसकी क्या प्राइस है, हाँ, उसको एनालिसिस करना है उसका, और जहां से आपको लेनी है, ठीक है। चलो जी, मैं अब आ गया हूं इधर। अब ये मेरे पास एक होस्टिंग का है, तो जब भी आप किसी होस्टिंग कंपनी से कुछ परचेज करेंगे तो लाजमी बात है उनके पास आपका कोई अकाउंट तो बनेगा ना, बनेगा ना, तो हमेशा अकाउंट बनवाना है आपने उनसे जब भी आपने होस्टिंग। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको किसी से होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको मुझे नहीं कहना कि सर हमें होस्टिंग परचेज करके दे दें, बल्कि आप खुद जाएं, आपको वेबसोल की होस्टिंग लेनी है ना, वेबसोल में जाएं और वहाँ पे जाकर साइन अप करें, वहाँ से होस्टिंग परचेज करें, वहाँ से डोमेन परचेज करें, ऑनलाइन पेमेंट मेथड ऐड करें, वहाँ से पैसे कट जाएंगे, बीच में किसी बंदे की जरूरत नहीं है, आप और कंपनी डायरेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा तो अकाउंट बना होगा ना, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्लाइंट एरिया, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, और ये रजिस्टर भी लिखा हुआ है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर आप नए आए हुए हैं, आप अभी फ्रेश आए हो इस पर, आप इस पर अकाउंट बनाना चाहते हो, कुछ परचेज करना चाहते हो, सब में यही साइंस होगी। तो यहां से जाकर आप रजिस्टर होंगे पहले। इसके बाद मैं इसको लॉगिन कर देता हूं जी, इस अकाउंट को। चले, अब हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, हम कहते हैं भाई हमने बिजनेस शुरू किया अपना, अब हम अपनी वेबसाइट बनवाने लगे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने कोई नाम सोचा होगा कि भाई मेरी वेबसाइट का ये नाम होना चाहिए, वो तो आपने नहीं सोचा होगा ना। वो कोई डिजिटल मार्केटर या वेब डेवलपर तो आपको नाम नहीं बताएगा, वो तो आपका बिजनेस है, आप नाम सोचेंगे, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं भाई आपने कोई नाम सोचा है, और अब हमने देखना है क्या वो नाम अवेलेबल है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी भी तो डिपेंड करता है ना। मिसाल के तौर पर आप कहते हो जनाब हमने अपनी कॉलेज खोलना है और उसका नाम रखना है peaksolutions.edu.pk, तो ये नाम तो नहीं मिलेगा आपको,
ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी बिजनेस शुरू करोगे, आपको नाम जो डिसाइड करोगे, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर नहीं है कि वो आप सोचें और आपको मिल जाए क्योंकि आपने पैसे देने हैं। आपने देखना है कि वो नाम अगर अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया हुआ तो ही आप ले सकते हैं। अगर वो कोई पहले से बाय कर चुका होगा फिर तो नहीं आप उसे ले सकते। ठीक है, तो ये मैं एक वेबसाइट है जिस पे जा रहा हूँ। इस पे क्या लिखा है मैंने वेबसाइट का क्या नाम लिखा है जी who.is। क्या नाम था वेबसाइट का? इस वेबसाइट पे जाना है मैंने। ठीक है, वैसे तो मैं वेब सोल पर जाऊंगा, वहां से भी डोमेन परचेज करूंगा, तो अगर वो पहले से परचेज्ड होगी, और वो जरूरी नहीं है कि मैं तो वेब सोल पे जा रहा हूँ ना, हो सकता है किसी ने इजी होस्ट से ले लियो, हो सकता है किसी ने गो डैडी से ले लियो, जहां से भी ली होगी उनके रिकॉर्ड में होगा वो दोबारा से। ऐसे नहीं है कि वेब सोल की डोमेन्स हो रहे हैं, गो डैडी की डोमेन्स हो रहे हैं, बल्कि एक ये सब ग्लोबल है। ग्लोबल चलता है ना आपकी वेबसाइट, तो मतलब आपकी वेबसाइट ने लाहौर में भी खुलना है, ऑस्ट्रेलिया में भी खुलना है, कनाडा में भी खुलना है, तो ये तो नहीं मुमकिन, ये तो नहीं हम कह सकते कि भाई ये लाहौर है तो लाहौर में गोल चक्कर एक ही है सारा, हाँ, तो वो कनाडा का गोल चक्कर और होगा, हाँ। ये एक ही नाम है जो ग्लोबली चलना है। तो इसका मतलब एक नाम अगर किसी ने परचेज कर लिया, उसका प्लेटफॉर्म जो मर्जी हो, वो नाम उसको दोबारा से नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो हु इज आई एम, और हम यहां पर आकर अपने बिजनेस का कोई नाम सोचते हैं। ठीक है, चलो मैंने भी एक नाम बोला था आपसे, मैंने कहा मुझे स्मार्टिफाई के नाम से जितनी मर्जी करो भाई, जितने पैसे हैं आपके पास। ठीक है, जितने पैसे हैं उतनी परचेज करें, आपकी जायदाद है, आपकी प्रॉपर्टी है भाई, पैसे लगाते जाएं, खरीदते जाएं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मिनिमम कितना होगा? कितनी होस्टिंग ले सकते हैं? एक, उन्होंने पूछा हम कितनी होस्टिंग्स ले सकते हैं, उनका मतलब था कि नंबर ऑफ होस्टिंग्स। ठीक है, लो जी मैंने लिखा जी smartify.com लिख देता हूं मैं फिलहाल। मैं कहता हूं मैं अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता हूं और इस नाम से बनाना चाह रहा हूं, स्मार्टिफाई के नाम से। तो मैंने इसे क्लिक किया, देखिए जरा क्या कह रहा है। ऑलरेडी है, मैसेज आ गया ना, यानी इसका मतलब है मैं ये नहीं बाय कर सकता। अच्छा, मैं फिर यहां पर आया हूं और यहां का लिखता हूं मैं smartify.pk लिखता हूं। इसलिए कि नाम मैंने बड़ा ऐसा नाम दिया जो काफी पॉपुलर नाम है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपको मैंने रिसर्च सिखा दी ना, अब अपने घर जाके खुद करनी है ये सारी रिसर्च। ठीक है, घर बैठ के इंटरनेट लगाएं अपने कंप्यूटर के साथ, सर्च करें जो जो बिजनेस सोचना चाह रहे हैं कि ये करना है, हमें ये करना है, और आप किसी डोमेन पर जाओगे, इजी होस्ट पे जाओगे, वो कहेगा हाँ भाई ये डोमेन हमारे पास है, आपने लेनी है, नाम लिखो, नाम लिखेंगे वो बताएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भाई इस नाम को मैं कैसे ले सकता हूँ, इसी नाम को अगर मैं लेना चाह रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ माई smartify.pk, देखते हैं ये है कि नहीं है। लो ये भी दिक्कत में है, आपको एक समझ में आ गई बात की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई लोग यूं करते हैं कि जिनके लिए ये .com या .edu या .pk मैटर नहीं कर रहा होता ना, वो क्या करते हैं पता है, वो करते हैं मैंने क्या लिखा आगे, देखिए ये भी किसी ने ली हुई है, यानी कि अननोन सा नाम लिया ना मैंने, ये कोई पॉपुलर डोमेन एक्सटेंशन भी नहीं है, लेकिन जो टर्म है ना हमारी स्मार्टिफाई, क्योंकि वैसे वाईफाई और स्मार्टिफाई का मतलब क्या है कि जो आजकल डिवाइसेज हैं वो सब स्मार्ट डिवाइसेज हैं। सो ये नाम इतना पॉपुलर है कि किसी ने ये सारे नाम पर जरूरी, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान में रखिए, ये भी जरूरी नहीं है कि सब उन लोगों ने परचेज किए हैं जिनके पास वेबसाइट्स हों। अगर आप इनको चलाकर देखोगे तो हो सकता है इस पर कोई वेबसाइट ही ना हो। कई लोग क्यों लेते हैं नाम, परचेज करके रख लेते हैं कि भाई कोई बहुत ही जरूरतमंद हमारे पास आएगा ना, फिर हम उसको रीसेल करेंगे और इसको एक्सपेंसिव करेंगे। मसलन एक बंदा है जिसने अपना बिजनेस अपने कंट्री में लोकल बिजनेस स्मार्टिफाई के नाम से मंजूर कराया हुआ है, अब उसके लिए तो स्मार्टिफाई का नाम बहुत मैटर करता है ना, तो वो हो सकता है कि कुछ थोड़े पैसे ज्यादा भी दे दे उसको, क्योंकि ये वाले जो ज्यादा पैसे हैं वंस ही देगा ना, वो अगले साल जब रिन्यूअल पर आएगा
फिर तो वो कंपनी के पास आ जाएगा। पहले साल जिसके पास है वो उसको दे रहा है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप मोबाइल नंबर्स लोग सेल कर रहे होते हैं अपने, ठीक है। चलो, आई थिंक कि मैंने आप लोगों को डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं जी हमारे पास ये एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। जी, मैंने लिखा जी प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org, ये एक वेबसाइट है। मैंने वेबसाइट खोल दी, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट बनी है बेसिकली ये इन तीनों फेजेस में से गुजर के बनी है। मतलब डोमेन भी परचेज हुई है, होस्टिंग भी परचेज हुई है और वेबसाइट डेवलप भी हुई है, ऐसे ही है ना। तो अगर मैं इधर आऊं राइट साइड पर, अभी मैंने वेबसाइट का नाम लिखा है ना खोलने के लिए, मैंने ये नाम टाइप किया। कौन सा नाम टाइप किया, मैं यहां लिख देता हूं। मैंने ये नाम टाइप किया, ये HTTP लिखा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, अगर आप ये देखें मैंने जो बात बताई है वो तो यहां पे है। क्या ख्याल है, मैंने ये बात बताई है ना आपको, abc.com बताया था ना। तो इसका मतलब हुआ dckitchen.org वेबसाइट तो इतनी सी है। वो जो शुरू में आ रहा है वो क्या चीज है फिर, समझ आइए। क्वेश्चन रेज हुआ कि नहीं हुआ ये वाला, ये जो शुरू वाला नाम है ये क्या है। मैंने तो आपको कहा था वेबसाइट क्या होगी, abc.com, xyz.com, yahoo.com, google.com, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen. यानी एक पार्ट इसका पहले आना शुरू हो चुका हुआ है। ये क्या चीज है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। अभी आ जाए वापस वेबसाइट पे। अब मैं इधर आया और यहां पर आकर मैं वेबसाइट का नाम नहीं लिखता, मैं लिखता हूं प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब वेबसाइट का नाम तो नहीं है, ये सबको पता है कि ये वेबसाइट का नाम नहीं है। ये क्या है, ये एक कीवर्ड है, ये एक ऐसी चीज है जो मेरी रिक्वायरमेंट है। मैं टाइप कर रहा हूं कि मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट कुछ चीजें देखनी हैं, मुझे इस कीवर्ड के अगेंस्ट कुछ वेबसाइट्स को देखना है। तो मैंने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। मुझे देखना है कि भाई कौन कौन लोग हैं जो प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट की सर्विसेज दे रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए मैं आया हूं ना। अब मुझे नहीं पता कि ये DC किचन वाला दे रहा है कि कौन दे रहा है, पाकीज़ा वाला दे रहा है, ये मुख्तलिफ नाम है, एम्बेसडर वाला दे रहा है, कौन दे रहा है। मैं तो अपनी रिक्वायरमेंट लिख रहा हूं, आगे से जितनी कंपनीज होंगी उन्हें आना चाहिए। एंटर करते हैं, लिखा गया ऊपर प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अच्छा, उसके बाद सबसे ऊपर क्या आ गया, ऐड। इसका मतलब है किसी बंदे ने गूगल पे आज ऐड चलाया हुआ है और उसने अपनी कंपनी की प्रमोशन की हुई है। यहां पर सबसे पहले तो उसका नाम आ गया, ठीक है। और ये चाइना लिखा हुआ भी आ रहा है, हाँ ये शायद कोई होलसेलर होगा जो चाइना से चीजें बेच रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूं तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे काम की चीज तो नहीं होगी है, मैं इसको तो स्किप कर ही दूंगा। अब नीचे आते हैं जरा, और पहले नंबर पर जो वेबसाइट आई है वो कौन सी आई है, वही वेबसाइट आई है ना जिसको मैं ढूंढ रहा था। मैं कह जो मैंने भी आपको पहले दिखाई है वही नाम लिखा हुआ है यहां पर भी। अगर आपको सही दिख नहीं रहा आप आगे आ जाए चेयर लेके, मैं क्या आप भी चेयर लेके आगे आ जाए, कोई मसला नहीं। वो जैसे अकेडमियों में नहीं इकट्ठे होते थे लोग, थोड़ी सी जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, हाँ जी, देखिए एड्रेस वही एड्रेस है ना जो मैंने नोटपैड में अभी कॉपी किया है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक और चीज आ गई है सामने, ठीक है ना। मतलब पहले हमने होस्टिंग, डोमेन और वेबसाइट का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हमने कहा भाई इसकी तो ऑप्टिमाइजेशन भी हुई है ना। अगर ना हुई होती तो ये टॉप पे कैसे आती। इसका मतलब ये वेबसाइट रैंक भी कर रही है, यानी ये वेबसाइट SEO अप्लाइड भी है, यानी इसकी SEO भी हुई है। यहां तक बात समझ में आ गई। यानी अब हमने सारी चीजें समझ ली, वेबसाइट को भी समझ लिया, होस्टिंग को भी समझा, और SEO की बात भी हमें पता लगी कि कोई भी बंदा अपनी चीज को ढूंढे जो उसे खरीदना है, तो अगर हम वो चीज बेच रहे हैं तो हमारी वेबसाइट आ जाए, सही है ना, जो चीज हम बेच रहे हैं वो ऊपर आ जाए। तो इसका मतलब यह है कि हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया हुआ। अच्छा, अब जरा एक चीज और देखें, असल में वेबसाइट कौन सी है, ये वाली है जो दूसरे नंबर पे आ रही है। पहले नंबर पे ये नहीं है, पहले नंबर पे कौन सी आ रही है, जिसने इससे थोड़ी सी जगह ली हुई है। अब आपको फील हो गया ना जगह लेने का मतलब क्या है। असल में वेबसाइट तो DC किचन है,
तो आप देख रहे हो ना, डीसी किचन के शुरू में मैंने एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है। तो असल में है क्या कि भाई स्पेस किसने परचेज की हुई है, होस्टिंग किसकी है, डीसी किचन की है, डोमेन डीसी किचन की है, यानी कि नाम और होस्टिंग किसका है, डीसी किचन का है। लेकिन इसने क्या किया हुआ है, उनसे थोड़ी सी जगह ली हुई है कि भाई मुझे भी शामिल कर लो, मेरे पास पैसे नहीं है, हाँ मुझे बीच में ले आओ पैसों के बगैर, लेकिन रैंक ये कर रहा है। इट इज कॉल्ड सब डोमेन, ठीक है, इसे हम कहते हैं सब डोमेन। ये सब डोमेन बनी हुई है। अब सब डोमेन कैसे बनती है, किसी के पास भी कोई डोमेन हो, जैसे आपके पास कोई डोमेन हो तो मैं आपसे कहूँगा भाई मुझे सब डोमेन दे दो, तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई शायद सर कह रहे हैं आप खरीद दो मेरे लिए कोई नई चीज़ खरीदो। जब आपने डोमेन परचेज की होगी तो उसके अंदर ऑलरेडी सब डोमेन 1 2 3 की वो ऑप्शन वैसे ही देगा कि आप सब डोमेन बना दो, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पर आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखिएगा जरा, कैरियर ट्रस्ट स्कूल लिखा मैंने, इनकी भी सब डोमेन बनी है इसलिए मैंने इसे खोला है। नेट बंद हो गया। वेट, आई थिंक दोबारा हो गया कनेक्ट। जी अब देखिए मैंने लिखा कैरियर ट्रस्ट स्कूल। अब ये क्या चीज आ रही है, इसको भी पढ़ लें। एड्रेस को पढ़ना है, आपने यूआरएल पढ़ना है सिर्फ। मैं सिर्फ यूआरएल पढ़ने को कह रहा हूं, careers.thetrustschooledu.pk। इसका क्या मतलब हुआ, thetrustschooledu.pk क्या है, डोमेन है, मगर careers.thetrustschooledu.pk क्या है, एक सब डोमेन बन गई है उसके अंदर। यानी जब भी आप कोई डोमेन होस्टिंग परचेज करोगे तो वो कहेगा भाई आप इसमें इतनी सब डोमेन्स बना सकते हैं। समझ आ गई है बात की। और सब डोमेन को मैं रिकग्नाइज कैसे कर रहा हूं, आपको बता दिया कैसे रिकग्नाइज करते हैं सब डोमेन को। मोबाइल जी कैसे रिकग्नाइज कर रहे हैं कि भाई ये सब डोमेन है, कैसे पता लग रहा है, मेरे कहने से पता लग रहा है कि कोई साइंटिफिक तरीका भी हमने समझाया कि इससे पता लग रहा है ये सब डोमेन है। यस मतलब कैसे पता लग रहा है ये सब डोमेन है, नाम से पहले एक नाम जो आपकी डोमेन है ना, डोमेन क्या होगी आपकी, abc.com, abc.edu, abc.pk, मतलब ये डोमेन है। अगर इससे पहले कुछ लग जाए कि xyz.abc, a.abc, p.abc, डॉट के साथ अगर डोमेन का नाम आ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या चीज है, ये उसकी सब डोमेन है। अब हमें ये फीड पता लग गया, मैं इसे खोलता हूं, यानी हम कंफर्म हो गए हैं कि भाई ये वाला जो लिंक खुला है ये इनकी मेन वेबसाइट नहीं है। इन्होंने क्या किया हुआ बेसिकली, इन्होंने कहा भाई जिसने कोई जॉब शॉप लेनी है उसको उन्होंने अपनी वेबसाइट का पार्ट ही नहीं बनाया ना, उन्होंने इस हिस्से को ही अलग कर दिया। उन्होंने कहा इसको हम सब डोमेन के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। सब डोमेन हमें एसईओ में कैसे हेल्प करती है, अभी मैं आपको समझाया तो नहीं लेकिन मैंने आपको दिखाया जरूर है, दिखाया ना। बेसिकली था कि आप प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, कीवर्ड किसका था, डीसी किचन का ही था वो। तो डीसी किचन के ऊपर बेचारे के ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं, कितने कीवर्ड लगा सकते हैं, बहुत सारे कीवर्ड तो नहीं ना होंगे किसी एक के लिए ऑप्टिमाइज। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे कीवर्ड को जब ऑप्टिमाइज करना होता है तो हम मुख्तलिफ मेन्यूज में ले लेते हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 क्या करते हैं, सब डोमेन्स बना लेते हैं। बेसिकली प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट का जो बिजनेस है वो भी डीसी किचन का ही है, और डीसी किचन का बिजनेस जो है वो भी डीसी किचन का है। अब आप देखो कि पहली दो, एक जो जनरल कॉमन सेंस किसी में होगी तो वो यही समझेगा ना कि ये जो ऊपर वाला बिजनेस है ये कोई और है और जो नीचे वाला बिजनेस है वो कोई और है। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, उन दोनों को ही रैंक कर दिया है, एक पहले नंबर पर आ रहा है, एक दूसरे, यानी कि पहली दो ऑप्शंस एक ही बिजनेस है, तो रैंक कर दिया ना हमने उसको। यानी हमने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कीवर्ड्स को रैंक करने का ये जो टेक्निकल तरीके हैं, ट्रिक्स यूज कर रहे हैं हम, वो ये है। एक तरीका तो ये है कि भाई एक ही वेबसाइट है, बस जो कुछ भी होगा उसी को ही करना है हमने। वो कितना कर सकती है, 4 कीवर्ड्स को कर लेगी रैंक, साल 2 साल के बाद हो सकता है 5 को कर ले, बहुत सारे कीवर्ड्स को तो नहीं करेगी। इसके लिए क्या करते हैं हम, या तो मेन्यूज में ले जाते हैं कीवर्ड्स को, 1-2 कीवर्ड्स को इधर रखें, बाकी मेन्यूज में ले जाएं, ताकि मेन्यू से जाकर उसे ऑप्टिमाइज कर लें। और को लेने हैं तो सब डोमेन्स बनानी शुरू कर दें। आपका क्लाइंट कहता है भाई मेरे तो 50 कीवर्ड्स हैं, तो आप क्या करें, सब डोमेन्स बनानी शुरू। अब ये साइंस हम पढ़ेंगे कि इसकी आगे की साइंस क्या है, ठीक है ना।
अभी तो हम मुख्तसर सी चीज़ों को ऊपर ऊपर से सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि चीज़ें क्या कर रहे हैं हम लोग, करने क्या जा रहे हैं हम लोग। मेरा ख्याल है सब डोमेन का भी पता लग गया कि सब डोमेन क्या होती है ना? पता लग गया आपको। अच्छा, वापिस आए जरा इधर। कहाँ थे हम लोग? यहाँ थे। मैं आपके अपने एक होस्टिंग खोली थी मैंने, ये देखिए अब ये होस्टिंग खुल गई है आपके सामने। इस होस्टिंग में अगर आप देखो तो आपको सबसे शुरू में लिखा हुआ आ रहा है नजर सर्विसेज, और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है डोमेन्स। ये बेसिकली क्या है? ये इंटरफेस है वेब सोल की कंपनी का। जब आप उसके क्लाइंट बन जाते हैं, जब आप उससे होस्टिंग और डोमेन परचेज करेंगे, तो वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। जैसे मैंने भी यूज़र नेम पासवर्ड टाइप किया तो मैं इसके अंदर एंटर हो गया हूँ। अब यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि भाई इस अकाउंट में मैंने इस यूज़र नेम के साथ एक सर्विस बाय की हुई है। सर्विस या होस्टिंग एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है? यानी अगर सर्विस लिखा होगा या होस्टिंग लिखा होगा तो इसका मतलब है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होस्टिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अब हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर एक होस्टिंग है और 4 डोमेन है। आपकी जो वेबसाइट है क्या वो डोमेन में अपलोड होती है कि होस्टिंग में होती है? होस्टिंग में होती है, क्योंकि स्पेस तो होस्टिंग है। डोमेन इज नॉट अ स्पेस। डोमेन क्या है? एक नाम है। फिर हम क्या करते हैं? इस नाम को लिंक कर देते हैं इस होस्टिंग के साथ कि भाई इसमें जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको देखने के लिए इस नाम के अंदर अटैच कर दो, कि कोई भी बंदा ये नाम लिखे तो वो इस पे आ जाए। ये कैसे आएगा ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ये अटैच करना भी बताऊंगा। हालांकि ये टॉपिक जो है वो डेवलपर्स का है, ठीक है, लेकिन आपको ये भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? टिकट्स। टिकट्स का क्या मतलब है? भाई कंपनी में आपको कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपकी वेबसाइट में कोई इशू हो सकता है, आप उन्हें कंप्लेंट करोगे तो टिकट जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो जो टिकट जनरेट हुए होंगे यहाँ पे आ रहे होंगे। और उसके आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? इनवाइसेस। तो कहता है भाई आपकी 2 इस वक्त इनवाइसेस जनरेट हुई हुई हैं जो आपने पे करनी है, ठीक है? सो मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो इसकी डिटेल मेरे सामने आएगी। आ गई है? देखिए बता रहा है ना, कहता है एक डोमेन आपकी एक्सपायर हो जानी है 9 तारीख को और उसका ड्यू हुआ है 3100, ठीक है? ये सिर्फ डोमेन है। और जो ऊपर वाली है, ठीक है, वो तो शायद अनपेड ही चल रही है, वो पे ही नहीं हुई। और वो किसकी है जी? उसकी कितना बिल आया हुआ है? 13,000 का। ऐसा ही है, ठीक है? तो यहाँ पर स्टेटस भी पता लग रहा है मुझे सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है। वापिस आए जी क्लाइंट एरिया पे। अब मैं जाता हूँ यहाँ से सर्विसेज पर। सर्विसेज में क्या है? होस्टिंग है। सो मैं सर्विसेज पे आता हूँ। आगे कहता है जी ये आपकी होस्टिंग है। फिर मैं क्या करता हूँ? ये होस्टिंग की पेमेंट भी लिखी हुई है, कितनी की है ये? अबाउट 9500, ठीक है ना? ये जो होस्टिंग प्लान है ये कितने में मिला हुआ है जी? 9500 में प्लान मिला हुआ है। ये इसकी एक्सपायरी डेट आ रही है जी 12/23, यानी इसका पूरा साल तकरीबन अभी पड़ा हुआ है। और ये एक्टिव का एक बटन बना हुआ है। अब बेसिकली मैं करना क्या चाह रहा हूँ? मैं होस्टिंग में जाना चाह रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है ना, मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा तो वेबसाइट खुल जाएगी। मुझे वेबसाइट नहीं खोलनी, मुझे क्या खोलना है? होस्टिंग खोलनी है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आगे अब ये होस्टिंग के अंदर ले आया मुझको जी। देखें यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ आ रहा है जी। ये क्या लिखा हुआ है? फाइल मैनेजर, ठीक है? या तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा या फिर मैं क्या करूंगा? इस पर क्लिक कर दूंगा। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? लॉग इन टू सी पैनल। सी पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है? जहां जाकर मैंने कहा ना वेबसाइट को अपलोड करना है, तो ये सारे काम जिस जगह पे करने हैं इज कॉल्ड सी पैनल। मतलब आपने डोमेन खरीद ली, आपने होस्टिंग खरीद ली, आपने उसे इंटरलिंक कर लिया भाई, लेकिन अभी वेबसाइट तो अपलोड होनी है ना, वेबसाइट को भी तो अपलोड करना है। तो उसके लिए उन्होंने आपको एक एप्लीकेशन दी हुई है कि इसमें जाएं और यहाँ जाकर अपनी वेबसाइट को अपलोड करें। मैं आपको अपलोड करना भी सिखाऊंगा कैसे अपलोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है?
अभी हम सिर्फ इन चीज़ों को देख रहे हैं आज। वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या करेंगे? एसईओ एसईओ वेबसाइट इतनी यार, पिछले लेक्चर से आज तक यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि वेबसाइट को रैंक करना है हमने, एसईओ के ऊपर, अपने गूगल के ऊपर वेबसाइट को टॉप पे लेकर आना है, यही तो कोर्स है हमारा। लेकिन उससे पहले मैंने कहा था कि हमें वेबसाइट को रैंक करना है, तो भाई वेबसाइट पे काम करना ही नहीं आता होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है ना। गाड़ियों की रेस में हिस्सा लेना है, पहले गाड़ी चलानी सीखेंगे ना, रेस में तब जाएंगे बाद में। ठीक है, चलो जी आ जाए इधर। अब जा, मैं इधर से चला जाता हूँ लॉग इन टू सी पैनल। मेरी कोशिश है मैं आपको आसान तरीके से समझाऊं। आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी कि हम मुश्किल तरीके से समझें। ठीक है, आपने भी कोशिश करनी है हम आसान तरीके से समझें। ठीक है, क्योंकि जब किसी चीज़ को समझना होता है तो आसान तरीके से समझते हैं। आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। और मैं, आप देख भी रहे हैं कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करूँ, मैंने कुछ पढ़ाना तो शुरू भी नहीं किया आज भी नहीं मैंने कोई वेबसाइट बनानी दिखाई आपको, है ना। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे, सक्सेसफुल सिर्फ वही बंदा होता है जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं। तो जो थ्योरी लेकर चल रहा होता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। सो आपने कोई भी काम करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग करना है, ताकि कोर्स आपको ये एक ही दफ़ा करना पड़े, फिर ना कोई डिजिटल मार्केटिंग का और कोर्स ना करना पड़ जाए ना। चीज़ों को अच्छी तरह कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें कि चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। ठीक है, ये वो सब चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में होती हैं। ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये फ्रंट पे तो नहीं होती कोई। फ्रंट पे तो सीधा हम एसईओ शुरू कर सकते थे, पिछले लेक्चर से भी मैं चाहता तो डायरेक्ट ही एसईओ करवानी शुरू कर देता, लेकिन उससे फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचना था। हो सकता है क्लासरूम में आपको लगता है कि समझ आ गया, मगर आप उसको रियली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। इधर आगे ये देखें जी, राइट साइड पर, ये राइट साइड पर एक विंडो आ रही है, देखें इस पर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया हूं अभी। सब डोमेन्स 4 और 5, नाम से कुछ अंदाजा हो रहा होगा क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है? कहता है भाई 5 डोमेन मैंने आपको फ्री दी थी इस पैकेज में, उसमें से आप 4 डोमेन्स यूज कर चुके हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये है सब डोमेन का कॉन्सेप्ट। अब ये सब डोमेन कैसे अटैच होगी मैं आगे जाकर, जब आप वेबसाइट कोई बना लोगे ना, तैयारी कर लोगे, तो फिर आप मुझे कहेंगे कि सर अब आप अपनी वेबसाइट अपलोड करना चाह रहे हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा व्हाट इज डोमेन। कॉन्सेप्ट तो ले लिया, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि भाई यहाँ पर सब डोमेन को लाइव, जैसे वो प्रोफेशनल किचन की सब डोमेन लाइव हुई है ना, इसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आप जो काम किया हुआ है उसकी सब डोमेन को हम किस तरीके से लाइव कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और मेरा टारगेट यही है कि आप जो कुछ सीखें ऑनलाइन करके सीखें। अगर आप ऑफलाइन सीखेंगे तो वो कोई इतना खास आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, आपको फ़ायदा कुछ नहीं होगा उसका ऑफलाइन का। जो कुछ सीखना है ऑनलाइन करके सीखें। तो वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट बनाएं, जब बन जाएगी चलें ग्रुप की सूरत में बना लें, मतलब 2-2 स्टूडेंट्स मिलकर एक बना लो, ताकि 2 माइंड्स मिल जाएं, परेशानी कम हो आपको। 2-2 लोग मिलकर एक वेबसाइट बनाओ, उसको अपलोड करो, फिर जो जो कुछ मैं सिखाता हूँ वो एनालिसिस उस वेबसाइट के ऊपर करो। ठीक है, अब ये बेसिकली जो डिटेल्स नजर आएंगी ना, स्टैट्स, ये वो डिटेल्स हैं जो मेरी होस्टिंग में मुझे चीज़ें मिली हुई हैं, वो मुझे बता रहा है कि आपको ये चीज़ें इस होस्टिंग में हमने दी हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक टर्म और भी होगी, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, फिजिकल मेमोरी। इसका मतलब है रैम, कि इस होस्टिंग ने मुझे कितनी रैम दी है। लाजमी बात है मेरा डाटा वहाँ पे सेव हो रहा है ना, उनके कंप्यूटर पे सेव हो रहा है ना, उनके सर्वर पे सेव हो रहा है, तो उनके सर्वर में हार्ड डिस्क भी लगी होगी और रैम भी लगी होगी। वो बता रहा है कि भाई मैं अपने सर्वर पर आपको कितनी रैम डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि उनके सर्वर से मेरी वेबसाइट की स्पीड का ताल्लुक तो रैम से ही होगा ना। कि जब भी लोग बैठ के, कोई कनाडा से बैठ के कर रहा होगा, कोई पाकिस्तान से कर रहा होगा, जहाँ जहाँ से लोग बैठ के डाटा उठा रहे होंगे, तो अगर सर्वर अच्छा होगा और उसकी रैम अच्छी होगी तभी मेरी वेबसाइट स्पीड से खुलेगी ना। अगर अच्छी नहीं होगी तो ये वो कह रहा है आपको रैम कितनी मिली है। ठीक है, ऊपर है ना, यहाँ पर एक और टर्म लिखी होगी, ऑटो रिस्पॉन्ड, ईमेल अकाउंट, ईमेल भी बन जाते हैं इस पे जी। ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अभी तक मैं सब डोमेन की बात कर रहा था ना। अब एक और चीज हमारे पास होती है, उसे हम बोलते हैं एड ऑन डोमेन्स। एड ऑन डोमेन से क्या मुराद होती है? एड ऑन डोमेन से मुराद है कि भाई होस्टिंग आपके पास एक है, मसलन मैंने एक होस्टिंग का पैकेज खरीदा
तो उन्होंने कहा भाई ये 10,000 का पैकेज है, लेकिन इसमें आपको फैसिलिटी ये है कि आप एक होस्टिंग के साथ 3 डोमेन्स को अटैच कर सकते हैं। समझ आई बात की? सब डोमेन की बात नहीं कर रहे, मेन डोमेन की बात कर रहे हैं। यानी एक वेबसाइट है xyz.com, एक वेबसाइट है abc.com, एक वेबसाइट है yahoo.com। 3 नाम डोमेन हो गई, होस्टिंग मैंने एक खरीद ली। तब वो मुझे कहता है भाई आप इनके साथ 3 डोमेन्स को लगा सकते हो। इसका मतलब फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे 2 होस्टिंग तो परचेज नहीं करनी पड़ेंगी ना। तो इस तरह जब हम अटैच करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एड एंड डोमेन्स। अब एक होस्टिंग के ऊपर आपकी 3 वेबसाइट्स चलेंगी, बिल्कुल एक होस्टिंग के ऊपर हमारी 1 से ज़्यादा वेबसाइट्स चल रही होंगी, ठीक है। सो अब इसका फ़ायदा हुआ ना कि भाई हमें 2 होस्टिंग नहीं परचेज करनी पड़ी। जैसे मैं कह रहा हूँ मैंने एक होस्टिंग 10,000 की परचेज की है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है मुझे, वैसे यहाँ पर मुझे कितनी दे रहा है वो 5, इसके मुताबिक तो 5 है ना। तो सब डोमेन्स कितनी थी? 5 थी। अच्छा एक और चीज़ भी समझिए हम जरा, सब डोमेन और एड इन डोमेन ये अलहदा नहीं होंगी। मसलन मैंने क्या किया, मैंने 10,000 का पैकेज लिया, उसमें मैंने 5 डोमेन्स लगाने, टोटल 6 हो गई ना। एक तो ऑलरेडी है ना, ये ऐड ऑन जो है ये 5 है। ऐड ऑन का मतलब है इसमें आपकी असल वाली शामिल नहीं है। टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। अच्छा अब 6 को मैं डिवाइड कर दूं 10,000 पर, 9,500 पे, तो मुझे पता लग जाएगा कि मुझे एक होस्टिंग कितने की कॉस्ट कर रही है। ऐसी है ना, 6 होस्टिंग लगी ना एक वेबसाइट के साथ, तो बहुत सस्ता पैकेज बन गया मेरा तो। लेकिन अब मैं सब डोमेन नहीं बना सकता। एक बात आपने याद रखनी है कि जब आपने एड इन डोमेन लेनी है तो वो होगी तो एड इन डोमेन, यानी खुलेगी कैसे? वो एक्सटेंशन की तरह नहीं खुलेगी, वो खुलेगी abc.com। ऐसे नहीं खुलेगी कि a.abc.com नहीं खुलेगी, वो खुलेगी इंडिपेंडेंट डोमेन के तौर पर। लेकिन उसका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं यहां पर क्या होगा, तो इस जगह पर उसको ये सॉफ्टवेयर क्या समझेगा कि ये क्या है? सब डोमेन है ये। उसके लिए ये क्या होगी, यानी इसके लिए, इस एप्लीकेशन के लिए ये सब डोमेन है, लेकिन यूजर्स के लिए ये क्या है? एड इन डोमेन है। फिजिकल फर्क क्या है? फिजिकली डिफरेंस क्या है दोनों में? फिजिकल डिफरेंस ये है कि भाई जो सब डोमेन है वो एक्सटेंशन है, और जो एड इन डोमेन है वो एक्सटेंशन नहीं है। लेकिन जब यहां पर स्टोर हो रही है तो वो स्टोर इसको भी सब डोमेन के तौर पर ही कर रहा है, मगर इस स्टोरेज का यूजर से, व्यूअर से, मेरी वेबसाइट की रेपुटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब मैंने, हो सकता है कि इसके साथ कोई सब डोमेन लगाई हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैं अभी कुछ खोलता हूं, एक वेबसाइट खोलूं, चलिए जी, जैसे ये वेबसाइट खुली है हमारी, इस वक्त कह रहा है जी नॉट फाउंड। अभी देखते हैं इससे क्या हुआ है। अब ये देखिए ये क्या खुल रही है, ये सब डोमेन खुल रही है ना, ये एज ए सब डोमेन ओपन होने लगी हुई है। नजीब एज ए सब डोमेन ओपन होने लगी हुई है। लेकिन अगर मैं ये कहूं इसमें से ये हटा दूं तो बाकी क्या होगी? अब ये डोमेन है, तो जब हम एड इन डोमेन की बात करेंगे तो वो सब डोमेन नहीं होगी। लेकिन वो जब अपने पास उसे रखेगा तो रखेगा कैसे? सब डोमेन के तौर पर रखेगा। यानी अपने पास उसे सब डोमेन के तौर पर रखेगा, लेकिन बेसिकली वो सब डोमेन नहीं है। सब डोमेन के तौर पर वो यहाँ पे नहीं आ रही। क्लियर हो गया? यानी एक एड इन डोमेन का कॉन्सेप्ट भी हुआ, एक सब डोमेन का कॉन्सेप्ट हुआ, और एक मेन डोमेन का कॉन्सेप्ट हुआ। तो अगर आप कोई पैकेज होस्टिंग परचेज करते हैं, यानी ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो अगर आप पहली दफ़ा परचेज कर रहे हो तो हो सकता है वो आपको इतनी मालूमात वैसी ना दें, सिर्फ सेल कर दें आपको। तो आपको पूछना है कि भाई इसमें कितनी सब डोमेन्स हैं, इसमें कितनी स्पेस है, इसमें कितनी रैम है, इसमें कितने हम ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं। मतलब ये चीज़ें मैटर कर रही होंगी। और एक चीज़ और होती है, उसे बोलते हैं हम बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होती है? बैंड विड्थ आप यूँ समझ लो कि जैसे आपकी एक वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक कम आती है तो लोड कम है उसका, है ना। और एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? उस पर लोड ज़्यादा पड़ जाता है अचानक।
तो उसके लिए हमें प्रेशर भी ज़्यादा चाहिए, स्पेस अच्छी होनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड बैंडविड्थ। ऐसे समझ लो जैसे टैब में से पानी खोलते हैं ना, तो थोड़ा खोलते हैं पहले, और एक उसका मैक्सिमम प्रेशर होता है। ज़्यादा बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि उस पर ज़्यादा ट्रैफिक एट द सेम टाइम आएगी, और कम बैंडविड्थ का क्या मतलब है कि उस पर कम ट्रैफिक आ सकती है, ज़्यादा नहीं आ सकती। सो हमें ये भी देखना है कि हमें बैंडविड्थ भी अच्छी लेनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें परचेज करते हुए बतानी है कि हमें कितनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। बैंडविड्थ भी हमें एमबीज में ही मिलेंगी या अनलिमिटेड भी मिलेगी, कि भाई अनलिमिटेड बैंडविड्थ का कोई टेंशन की बात नहीं है आपको, तो इसका मतलब अच्छा पैकेज है, ठीक है। आपको सब डोमेन दे रहा है, कह रहा है भाई 5 सब डोमेन है और 5 ही एड इन डोमेन है, या 3 सब डोमेन है और 3 एड इन डोमेन है, इसका मतलब है अच्छा पैकेज है। अगर वो आपको कहे रैम इसमें जीबीज में है तो फाइन। तो अगर आपको कहे कि भाई मैं आपको इसमें दे रहा हूँ 200 MB रैम, इसका तो मतलब है अच्छा पैकेज। अच्छा पैकेज नहीं है, बहुत ही कम रैम है, 200 MB तो बहुत कम होती है, 1 GB रैम इज़ फाइन। और ख़ास तौर पर जब हमारे पास वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हो, वर्डप्रेस का पता है ना क्या होता है, चलो अगले लेक्चर में इसको भी डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है वेबसाइट बनाने का, और एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट जो वर्डप्रेस है वो CMS कहलाता है। CMS का मतलब होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो ना, तो वर्ड में जाओ टेबल बना लो, कितनी सारी चीज़ें होती है जो बनाने के लिए उन्होंने टूल्स दिए होते हैं। तो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए उन्होंने टूल्स दिए होते हैं, जबकि कोडिंग में हम कोड लिखकर वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट तो चाहे कोडिंग में बनाए चाहे वर्डप्रेस में बनाए, किसी में भी बन सकती है, ठीक है। सिर्फ फर्क मैंने आपको बताया कि कोडिंग वाली वेबसाइट होती है और एक कंटेंट CMS कहलाती है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें बटन्स बने होते हैं, भाई ये चीज़ लेनी है ड्रैग करके लगा लो इसको इधर, उसमें आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर आप SEO ऑप्टिमाइजर हैं तो कोडिंग में अगर आपकी एक्सपर्टीज़ हैं तो आप वर्डप्रेस में खुद से काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी वर्डप्रेस में एक्सपर्टीज़ हैं तो आप कोडिंग में काम बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही।